बच्चों MSR साइंस चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार बच्चों, मैं हूं मयूप सिंह राठौड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुंगड़ी। आज आपको विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आगे से अपन अध्ययन करेंगे आगे के टॉपिक में, जिसमें आज का टॉपिक है कुछ प्राकृतिक अम्ल। वैसे तो मैंने आपको ये पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी वापस इसको मैं आपको रिपीट करूँगा। ये सारणी में है तो अच्छी तरह से अपन इसको पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले है सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, अर्थात सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये सारणी एग्जाम में आती है। ये टेबल है वो मोस्ट है, जैसे मैंने लिख रखा है, ये एक परीक्षा में आती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल है बच्चों? एसिटिक अम्ल है। उसी प्रकार संतरा में कौन सा अम्ल है बच्चों? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, सिट्रिक अम्ल पर। उसी प्रकार बच्चों नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और दोनों एक ही प्रजाति के हैं। उसी प्रकार बच्चों इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल है। उसी प्रकार टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दूध खट्टा दूध यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल है। उसी प्रकार चींटी के डंक, यानी जो चींटी है अपने वो डंक मारती है तब वो जो जलन होती है, तो उसमें जलन में कौन सा अम्ल है? चींटी के डंक में भी अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है बच्चों। उसी प्रकार नेटल का डंक, नेटल एक पौधा होता है, उसके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो एसिटिक अम्ल है, ये टमाटर में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में या नेटल के डंक में तो ये कौन से अम्ल पाए जाते हैं बच्चों? मेथेनोइक अम्ल अगर इसका अपन रसायन विज्ञान में सूत्र भी देखें तो इसका सूत्र ये होता है बच्चों, HCOOH, ये इसका सूत्र होता है। इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र भी ये होता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आते हैं बच्चों। ये इसलिए मोस्ट है क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कई बार परीक्षा में आ जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार आ जाता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह टार्ट्रिक अम्ल है। और ये एक नंबर के छोटे प्रश्न आते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरी टेबल को बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। फिर है नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब नेटल क्या है? तो कई बार अपने समस्या रहती है बच्चों की नेटल क्या है। तो देखो किताब में ऊपर थोड़ा सा ऊपर चले तो ये नेटल के बारे में समझा रखा है। ये है नेटल, ये नेटल का पौधा है, जिसमें मेथेनोइक उसके बालों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। प्रकृति में वहीं इसके पास ही एक दूसरा पौधा पाया जाता है। जहाँ पर नेटल मिलेगा वहीं दूसरा पौधा मिलेगा, जिसको अपन कहते हैं डॉग का पौधा। कौन सा पौधा? डॉग का पौधा। तो इसके पौधे को थोड़ा सा इसमें नेटल के पास ही है, और इसे ऊपर लगा लेने पर जब नेटल का पौधा के बाल अपने टच हो जाते हैं तो अपने जलन महसूस होती है, और इससे इलाज के लिए इसके इस पास में पाया जाने वाला डॉग के पौधे को अगर अपन रगड़ कर लगा लेते हैं तो वो जलन दूर हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति में अगर कोई समस्या दी जाती है तो उसका इलाज भी दिया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार ये अपन ने नेटल देख लिया क्या है। तो नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल नेटल में पाया जाता है। नेटल के डंक, नेटल एक पादप है,
और चींटी आप जानते हो, जो चींटी होती है छोटी छोटी, वो चाहे आप बड़ी बड़ी चींटी हो, काटती है तो जलन पैदा होती है। उसके बाद में अपन बच्चों लवण के संबंध में कुछ जानकारी लेंगे, लवण के संबंध में जानकारी लेंगे। इस लवण के संबंध में जानकारी, लवण यानी जो अम्ल और क्षार से मिलने से बनता है, जो अम्ल और क्षार के मिलने से जो लवण बनता है उसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ का नाम है अम्ल क्षार व लवण। तो अम्ल और क्षार तो बच्चों अपन पढ़ चुके हैं, अब बारी आती है लवण की। तो इस कुछ लवण के उदाहरण दिए गए, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है और अमोनियम क्लोराइड। बच्चों ये सारे लवण हैं। जैसे ये सोडियम सल्फेट का उदाहरण है, ये सूत्र है, ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उदाहरण है। तो इसी प्रकार चेंज करते रहो आप। जैसे ये पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है KaSO4 K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट है। ऐसे बहुत सारे नमक हैं, ऐसे बहुत सारे लवण हैं बच्चों जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह सोडियम आ जाएगा तो सोडियम सल्फेट आ जाएगा बच्चों। ये सोडियम सल्फेट आ गया, Na2SO4 Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है SO4। उसी प्रकार बच्चों जैसे कैल्शियम सल्फेट आ गया तो CaSO4 ये कैल्शियम सल्फेट है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे सल्फेट हैं जिनके उदाहरण है। ये मैग्नीशियम सल्फेट तो MgSO4 ये मैग्नीशियम सल्फेट है बच्चों। तो ये SO4 है, उसको सल्फेट कहते हैं। ये SO4 है, ये SO4 को सल्फेट कहते हैं SO4। ये किस तत्व, किस धातु के आगे लगा रहता है वो उसी का नाम पहले आ जाता है, लास्ट में सल्फेट आ जाता है। जैसे अगर मान लो ये कॉपर के लग जाए, Cu कॉपर कहलाता है, तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट SO4। उसी प्रकार अगर क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये जो अपन नमक खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl, तो ये भी एक प्रकार का लवण है, ये भी एक लवण है। उसी प्रकार ये अगर पोटेशियम के लग जाए तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड। Cl को क्लोराइड कहते हैं, और ये सोडियम, ये पोटेशियम। तो ऐसे बहुत सारे लवण के उदाहरण अपन देख सकते हैं, ये सारे के सारे लवण कहलाते हैं बच्चों। उसके बाद में अगर आगे लवणों का pH देखें अपन, तो लवणों का pH है वो तो लवण उदासीन होते हैं, आपको पहले ही बताया है। तो लवण का pH लगभग 7 के लगभग होता है बच्चों, थोड़ा बहुत कोई 7 से ज़्यादा या थोड़ा बहुत कोई 7 से कम होता है। तो नमक बनाने का काम सबसे पहले बच्चों महात्मा गांधी ने किया था। अंग्रेजी सरकार ने जो लवण बनता था, नमक बनता था, उसमें प्रतिबंध लगा रखा था। तो दांडी यात्रा निकाली थी महात्मा गांधी ने, और सबसे पहले लवण का निर्माण भारत में किया था, जो कि अंग्रेजी सरकार नहीं करने देती थी। तो इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी का भी फोटो दे रखा है, जो कि लवण निर्माण करके भारत में सबसे पहले लवण निर्माण किया, क्योंकि भारतीय में निर्माण नहीं कर सकती तो और कौन करेगा। तो कुछ लवणों का रसायन है उसके बारे में समझा रखा है, देखो बच्चों। तो सबसे पहले अपन पहला है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में थोड़ा यहाँ अपन पढ़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड, ये बच्चों सोडियम क्लोराइड, और इसके जलीय विलयन यानी H2O। तो यहाँ पर अपन सोडियम क्लोराइड ले लिया बच्चों, देखो ये रहा, और इसका जलीय विलयन एक्वस यानी जलीय विलयन इसमें अपन भर लेते हैं। इसको भरने के बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बच्चों, इधर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जैसे ये एनोड लगा दिया और ये कैथोड लगा दिया, यानी प्लस और माइनस 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा बच्चों कि ये जो सोडियम क्लोराइड है वो इस, और यहाँ बैटरी जोड़ देते हैं तो यहाँ अंदर करंट आएगा, यानी विद्युत की प्रेजेंस में ये NaCl जो नमक का जलीय विलयन लिया था वो विद्युत की प्रेजेंस में 2 भागों में टूट जाएगा बच्चों, एक तो Na में और दूसरा Cl में, 2 भागों में टूट जाएगा। तो इसमें चूँकि Cl है वो क्लोरीन है, ये गैस है, तो और इस पर निशान भी माइनस का बच्चों, माइनस का है, इसलिए ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी,
ये टूट कर प्लस की ओर जाएगी। इस जल में NaCl टूट जाएगा, टूट कर वो किधर चला जाएगा, इसमें Cl क्लोरीन है वो बच्चों प्लस की ओर चली जाएगी यहाँ, और प्लस की ओर जाने पर इस एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। इस एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, यहाँ पर Cl2 गैस मुक्त होगी बच्चों, Cl2 गैस मुक्त होगी। जो ये गैस है ना, देखो ये यहाँ ये Cl2, जो NaCl अपन ने H2O का घोल इसमें लिया था, उससे एक तो NaOH बना साथ, और साथ में ये Cl2 गैस मुक्त होगी। वो कहाँ होगी बच्चों, जैसे इसमें दिखा रखा है, कहाँ पर होगी, एनोड यानी प्लस पर मुक्त होगी। ये Cl2 गैस बनती जाएगी और मुक्त होती जाएगी। उसी प्रकार चूंकि इसमें जल भी है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसलिए जल भी इसमें टूटेगा दो भागों में, H+ और OH- में। क्योंकि OH- तो लिक्विड होता है, H+ जो हाइड्रोजन है वो गैस होती है, तो हाइड्रोजन प्लस है, इसलिए किसकी तरफ जाएगा बच्चों, किसकी तरफ जाएगा, माइनस पर जाएगा, माइनस की तरफ भागेगा। यहाँ जल टूटेगा तो जल में H+ आयन आएंगे, वो किधर भागेंगे, माइनस की तरफ आकर्षित होंगे। और इसका मतलब इस कैथोड पर जो माइनस है वहाँ पर क्या कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। तो ये इसकी एक प्रायोगिक विधि है जिसको अपन NaOH को कैसा निर्माण करते हैं, और इसका नाम है क्लोर्क-क्षार विधि। ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, क्लोर्क-क्षार विधि। तो ये देखो H2 गैस मिल रही है, यानी अपन ने NaCl का जल के साथ विलयन बनाया, तो एक तो NaOH बना, तो NaOH तो द्रव होता है तो वो इसके अंदर ही रह जाएगा। लेकिन दो प्रकार की गैसें निकली, एक Cl2 गैस निकली जो कि प्लस पर उत्सर्जित हो रही है, और H2 गैस निकली वो माइनस इलेक्ट्रोड पर निकल रही है। तो ये दो प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती है। इसमें कई बार बच्चों ये आ जाता है कि Cl2 गैस किधर निकलेगी, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ, या एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। तो Cl2 गैस है वो एनोड पर निकलेगी, और H2 गैस है वो कैथोड पर निकलेगी। इसकी रासायनिक समीकरण ये दे रखी है बच्चों, ये इसकी रासायनिक समीकरण दे रखी है। ये तो H2 हाइड्रोजन निकलने की, और ये NaCl क्लोरीन निकलने की है। पूरा इसको प्रायोगिक रूप से समझा रखा है बच्चों, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगवान आगे चलते हैं। देखो इसको नीचे चित्र भी दे रखा है इसमें किताब में अलग इनका, कि कैथोड पर तो कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी निकल रही है, क्लोरीन गैस। और साथ में क्या बन रहा है, NaOH। इसके लिए साल्ट यानी नमक के जलीय विलयन में ये तीन चीज बनती हैं। ये मैंने आपको चित्र में देखो यहाँ बताया कि प्लस है वहाँ, यानी एनोड है वहाँ Cl2 बनती है, कैथोड पर H2 बनती है, और साथ में NaOH इस विलयन में बन जाता है। तो ये प्रयोग है वो क्लोर्क-क्षार विधि कहलाती है बच्चों। कौन सी, क्लोर्क-क्षार। और ये क्लोर्क-क्षार विधि है, H2 क्या काम आती है, हाइड्रोजन गैस क्या काम आती है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग है बच्चों। इसका उपयोग है कि हाइड्रोजन गैस वो ईंधन के रूप में काम आती है, खाद के लिए अमोनिया मार्गरीन या खाद के रूप में काम आती है। और क्लोरीन गैस किसके काम आती है बच्चों, यहाँ पर देखो क्लोरीन गैस क्या काम आती है ये बता रखा है। क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता के लिए, और स्विमिंग पूल में डाली जाती है ताकि रोगाणु मुक्त रहे वो, और रोगाणु मुक्त के काम आती है, कीटनाशक के रूप में भी काम आती है क्लोरीन गैस। और NaOH है वो धातुओं में ग्रिज हटाने के लिए, साबुन तथा साबुन बनाने में भी काम आता है NaOH, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में बच्चों काम आता है, और कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर के रूप में भी इस NaOH का उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये विरंजक चूर्ण के रूप में भी इनमें भी काम आते हैं। ये देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इन दोनों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि H2 और Cl2 मिलकर, H2 + Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको पता ही है, काफ़ी बार पढ़ा दिया ऊपर। तो ये 2HCl बनाएंगे, 2HCl। ये HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। उसी प्रकार ये NaOH और Cl मिलकर ये विरंजक चूर्ण बनाते हैं, जिसको अपन आगे बढ़ेंगे, जो घरेलू विरंजक यानी और वस्त्र विरंजन में काम आता है, यानी उनको रंगीन कपड़ों को रंगहीन करने में काम आता है। तो ये अब आगे बढ़ेंगे 1 by 1। तो ये देखो बच्चों विरंजक चूर्ण आ गया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और Cl दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण है। ये विरंजक चूर्ण है बच्चों, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बहुत ही परीक्षा में बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि परीक्षा में बार बार कई बार आता है कि विरंजक चूर्ण क्या है, उसका सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र है, और इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, ऐसे आता है परीक्षा में। तो इसके 2 या 3 उपयोग है जो मोस्ट बड़े आसान है बच्चों। 2 उपयोग देखो, जैसे ये रहा, ये सूती वस्त्र को, ये लिनेन को विरंजन के लिए काम आता है। ये पहला उपयोग कि सूती वस्त्र उद्योग में विरंजन के काम आता है। इसका नाम विरंजक चूर्ण है और ये विरंजन के ही काम आता है। तो अपन कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्रों के विरंजन के रूप में काम आता है। तो ये बच्चों पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग है, ये रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, यानी ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है। इसको ऑक्सीकारक के रूप में भी काम लेते हैं। और तीसरा उपयोग है बच्चों, पीने वाले जल में जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए काम आता है, जिसका दूसरा नाम लाल दवा भी कहते हैं बच्चों अपने इसको। तो कई बार अपना वाटर वर्क्स विभाग है, PhD विभाग है, वो इसमें पानी में डालता है ताकि वो पानी रोगाणु मुक्त हो। तो इसके बच्चों विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग हो गए। विरंजक चूर्ण के कितने उपयोग हो गए? 3 उपयोग। 3 उपयोग कौन कौन से हो गए? एक तो सूती वस्त्रों को विरंजन करने के लिए हो गया, दूसरा उपचायक के रूप में हो गया, और तीसरा पीने वाले जल में रोगाणुनाशक करने में हो गया। और इसका सूत्र बच्चों क्या है? ये सूत्र इसका है, ये जो यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला। तो इसको याद क्या करना है? इसका नाम विरंजक चूर्ण है, इसका फॉर्मूला CaOCl2, और इसके ये 3 उपयोग बच्चों। ये मोस्ट है, आ जाता है। कई बार मैंने आपको कहा रिएक्स परीक्षा में आता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखिए। वैसे ही ऐसे ही दूसरा नंबर अपने अब पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है ये सर अपने बच्चों, तीसरा नंबर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में अपन ने पढ़ा विरंजक चूर्ण, और तीसरा नंबर अपन पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा कहलाता है। इसके बाद में इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो इसका नाम देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सूत्र दे रखा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये नमक, जल और CO2 और अमोनिया गैस भी आपस में परस्पर करने से बनता है, जिसमें एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है बच्चों और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो बच्चों जैसे ये रिएक्शन अगर याद नहीं होती है इनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके ये सूत्र जरूर याद कर लेना। ये सूत्र कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ये जरूर याद करना आपको। ये बड़ा मोस्ट है, ये आता है वहाँ एग्जाम में। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर इसके 2 उपयोग देख सकते हैं अपन, 2-3 उपयोग, क्योंकि इसके भी उपयोग पूछे जाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इधर थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, यानी जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये गर्म करने का निशान है त्रिभुज जैसे। जब गर्म करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन ये निकल जाती है बच्चों, और सोडियम कार्बोनेट बनता है। कौन सा बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये ध्यान रखना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग देखते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र, जो कि बच्चों ये दे रखा है। सूत्र क्या है ये याद करना है। फिर इसके कोई 2 या 3 उपयोग, इतना ही परीक्षा में बार बार पूछते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग देखो, वो मैंने कहा बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा तो इसका खुद का नाम बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है। अब इस बेकिंग सोडा में क्या मिला जाए कि बेकिंग पाउडर बन जाए? तो बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और टार्ट्रिक अम्ल बेटो जो कि इमली में प्राप्त होता है बच्चों, टार्ट्रिक अम्ल, उन दोनों को मिलाने पर, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल को मिलाने पर बच्चों जो बनता है विलयन, उसको कौन सा पाउडर कहते हैं? अपन बेकिंग पाउडर कहते हैं, जिसका उपयोग अपन खाद्य पदार्थों में किया जाता है। खाद्य पदार्थों में जैसे केक में किया जाता है, डबल रोटी में किया जाता है। क्यों?
और उसमें इन सब में जिसमें अपने जिनको अपन गद्देदार रखना चाहते हैं उन सब में पकौड़ों में भी होता है, पूड़ियों में भी होता है, उनको मुलायम रखने के लिए। तो ये खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर। तो बच्चों बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या अगर ऐसे आता है तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग पाउडर कहते हैं। और सिर्फ ये आ गया बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो बेकिंग सोडा में बच्चों सिर्फ सोडियम बेकिंग सोडा का सूत्र आ गया तो ये होगा बच्चों सिर्फ ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन बेकिंग पाउडर आ गया बच्चों तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा में क्या मिला देते हैं, टार्ट्रिक अम्ल और मिला देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। उसके बाद में बच्चों देखो अपन ये दो उपयोग और भी दे रखे हैं। ये देखो यहाँ दे रखा है कि इसमें पाव रोटी है, केक है ना, खमीर उठा देते हैं, इससे मुलायम व स्पंजी हो जाता है। इससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं बच्चों, मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर मुलायम और स्पंजी बनाना है तो इसमें बच्चों कौन सा डाल दें, बेकिंग सोडा डाल दें, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको थोड़ी सी मात्रा डालने पर वो पदार्थ क्या बन जाता है, खाद्य पदार्थ मुलायम बन जाता है और स्पंजी बन जाता है। स्पंजी इसलिए कि इसमें CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए थोड़े थोड़े छेद से उसमें रह जाते हैं। जैसे केक में रहते हैं बच्चों छेद रह जाते हैं, डबल रोटी में रहते हैं, अपने पाव रोटी में रह जाते हैं, है ना। तो ये इसमें काम आते हैं खाद्य पदार्थ में। फिर सोडियम हाइड्रोजन यानी बेकिंग सोडा एंटी एसिड का घटक है, यानी अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए भी ये काम आता है। एसिडिटी को हटाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों, क्षारीय होती है। तो इसके दो उपयोग हो गए। और तीसरा उपयोग इसका सोडा अम्ल के रूप में यानी अग्निशामक में भरा जाता है। ये अग्निशामक यंत्र होता है ना बच्चों जो अपने आग हो जाता है, उसमें भी इसका उपयोग सोडा अम्ल के रूप में किया जाता है। तो ये 3 उपयोग हो गए बच्चों इनके। कितने उपयोग हो गए, 3 उपयोग हो गए किसके, बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग सोडा का सूत्र और इसके 3 उपयोग आप अच्छी तरह से याद कर लो, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं बच्चों। उसके बाद में अपन अगला टॉपिक लेते हैं, चौथा नंबर है जो अपना चौथा नंबर है वो धोने का सोडा। तो बेकिंग सोडा को अगर बेकिंग सोडा जो अपन ने अभी देखा था उसको गर्म करने से अगर इसको गर्म किया जाए तो क्या बन जाता है, धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट बढ़ जाता है। वो रिएक्शन भी अपन ने ऊपर पढ़ी थी। इसका सूत्र है बच्चों धोने का सोडे का सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 H2O। ये धोने का सोडा है, यानी इसमें 10 H2O के ये जो अणु है ना बच्चों, ये 10 H2O के अणु साथ में जुड़े रहते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये हाइड्रेट के रूप में इसमें साथ में लगे रहते हैं, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टलीकरण कहते हैं इसको होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से बने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी इसके ये 10 जल है वो क्रिस्टल के रूप में इसके साथ लगे रहते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। उसको धोने का सोडा, उसको अपन धोने का सोडा कहते हैं। जैसे देखो ये सोडियम कार्बोनेट है, ये 10 H2 है, ये मिलकर क्या बना लिया बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट के 10 H2, ये हो गया अपने धोने का सोडा। ठीक है, ये 10 H2 लगे रहते हैं इसके साथ, तो इसको धोने का सोडा कहते हैं। तो धोने का सोडे का सूत्र ये बच्चों आपने पढ़ ही लिया। उसके बाद में इसका उपयोग, तो सोडियम कार्बोनेट नाम है उसका, तो इसका उपयोग कांच में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में किया जाता है पहला। फिर ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में भी होता है, घरों में साफ सफाई में होता है। फिर जल की स्थायी कठोरता को हटाने में होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग होता है बच्चों। ये भी मोस्ट है। तो ये 3 उपयोग सोडियम कार्बोनेट के हो गए, जिसको अपन कहते हैं धोने के सोडे का बच्चों। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है ये इसने बता रखा है कि अगर अपन जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके साथ भी 2 अणु बच्चों क्रिस्टलीकरण के होते हैं, तो इसको गर्म करते हैं तो यहाँ जल की बूंदें आ जाती है। इसका मतलब इनमें जल लगा रहता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके 10 H2 के अणु को गर्म करेंगे तो वो यहाँ दीवारों में बूंदे बूंदे एकत्रित हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर जल था, तो इनके अंदर जल क्रिस्टल के रूप में मौजूद रहता है बच्चों। उसके बाद में जैसे ये बता रखा है इसके बारे में, क्रिस्टल के बारे में देखो, लवण के 1 सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी एक अणु के साथ कितने जल मिले रहते हैं वो क्रिस्टलीकरण कहलाते हैं।
जैसे ये देखो बच्चों कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ कितने 5 H2O के अणु हैं। उसी प्रकार ये अपन ने अभी पढ़ा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने जल के अणु होते हैं 10 H2O होते हैं का अणु आर्द्र है, यानी ये इसके क्रिस्टल के रूप में साथ में रहते हैं। उसी प्रकार ये जिप्सम का सूत्र है बच्चों, ये भी मोस्ट है, जिप्सम का सूत्र भी कई बार पूछ लेते हैं, मोस्ट है। तो जिप्सम के सूत्र के साथ CuSO4 जिप्सम का सूत्र है, इसके साथ कितने जल के अणु हाइड्रेट के रूप में लगे रहते हैं, क्रिस्टलीय जल है ये, क्रिस्टल के रूप में, तो कितने 2 H2O के अणु, 2 H2O के अणु होते हैं। तो क्रिस्टलीय जल के बारे में अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो ये परिभाषा है, देखो बच्चों लवण के एक सूत्र इकाई के साथ, यानी ये सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का, ये सूत्र है कॉपर सल्फेट का, ये सूत्र है कॉपर सल्फेट का SO कॉपर सल्फेट का, और ये सूत्र है कैल्शियम सल्फेट का, ये सूत्र है बच्चों कैल्शियम सल्फेट का। इस सूत्र इकाई के साथ कितने जल की अणुओं की संख्या है वो क्रिस्टलीय जल कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जैसे यहाँ 5 H2O की संख्या है, यहाँ 10 H2O की संख्या है, ये 2 H2O की संख्या है, और इसको डॉट करके लिखते हैं, ऐसे डॉट करके साथ में लिखते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिस्टलन जल के 3 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, और ये परिभाषा है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। तो ये भी बच्चों थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में बहुत मोस्ट टॉपिक आता है बच्चों 5वां नंबर शार्ट है जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत ही मस्ट है। अब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चों इनको पेरिस में इसका आविष्कार हुआ, और ये प्लास्टर के काम आता है, ये प्लास्टर के काम आता है, इसका आविष्कार पेरिस में हुआ, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। इसके अंदर अगर अपन पढ़ते हैं तो देखो ये जो कॉपर सल्फेट और 2 H2O अभी अपन ने पढ़ा, जिसका नाम है जिप्सम, जिसका नाम क्या है बच्चों जिप्सम का सूत्र है ये। इसको अगर अपन 373 केल्विन पे गर्म करें, गर्म करने पर ये जल के अणु है ना 2 बच्चों, ये इसमें से डेढ़ जल का अणु निकल जाता है, और जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कॉपर सल्फेट और क्रिस्टल के रूप में कितने जल के अणु बच्चों 8 जल का अणु रह जाता है, ये कहलाता है क्या अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा बच्चों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम में तो सेम सूत्र है बच्चों, कुछ ही नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 H2O के अणु है और यहाँ H2O के अणु कितना है आधा, बस ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। कहने का अर्थ है कि जिप्सम को गर्म करके H2O को अणु निकाल दिया जाए, 1.5 H2O का अणु निकाल दिया जाए तो क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसे अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट यानी आधा जल भी कहते हैं। तो इसका प्रमुख रूप से इसका उपयोग होता है बच्चों, जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए पैरों की और हाथ की, तो डॉक्टर है ना टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाते हैं हाथ पर, और वो थोड़ा दिन में कठोर हो जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जो डॉक्टर प्लास्टर बांधता है उसमें इसका उपयोग है, और भी इसके उपयोग हैं देखो बच्चों, जैसे खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, और कई बार घरों में अंदर जो अपना दीवार है उसको चिकनी व स्थायी करने के लिए प्लास्टर का काम आता है, वो प्लास्टर भी यही है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये तो सूत्र है बच्चों, क्या सूत्र है, और इसका उपयोग हड्डियों का प्लास्टर बनाने में, खिलौना बनाने में, दूसरा सजावट का सामान बनाने में, और सतह को चिकनी करने में काम आता है। तो ये देखो अब बच्चों अगर ये सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसमें 1.5 H2O का अणु अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वापिस पुनः जिप्सम बन जाता है। और अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो वापिस क्या बनेगा, गर्म करके ये जल का 1.5 अणु निकाल दिया जाए तो वापिस क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 2 पूर्ण हो चुका है। इसके जो थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी यदि लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका pH कितना होता है, क्योंकि लाल लिटमस को बच्चों नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार है, और क्षार की pH हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। तो इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसका मतलब ये तो होंगे नहीं, और ये हो गया 10। उसी प्रकार कोई भी यदि अंडे के पीछे हुए कवच यानी अंडे में कैल्शियम कार्बोनेट हो गया
उसमें चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं, कवच में करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने को पानी को दूधिया बच्चों ये HCl गैस है वो करेगी। उसी प्रकार जैसे बच्चों अपन आगे भी थोड़ा बहुत चले हैं कि NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है, यानी इसका 10 इसका 8। अब चूंकि NaOH का 20 कर दिया, डबल कर दिया, तो HCl का भी बच्चों क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 16 मिलीलीटर। उसी प्रकार अगला प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का काम है। अपच यानी खाना पचता नहीं है तो एसिडिटी हो जाती है, तो उसके विपरीत एंटी एसिड लेते हैं बच्चों। और एंटी एसिड में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैंने पहले ही बताया था, और MgCl2 सूत्र होता है। ये कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व दानेदार जिंक किताब में दे रखी है, काफ़ी जगह दे रखी है। जिंक ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये ZnSO4 और H2 गैस बनाता है, ये यहाँ पर ये रखिए। उसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम पट्टी, तो ये मैग्नीशियम हो गया 2Mg, और ये 2HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये 2MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बनता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। उसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एल्यूमिनियम चरण, तो ये 2Al तो एल्यूमिनियम चरण हो गया, और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी 3H2SO4 हो गया, और Al2SO4 3 बनाता है बच्चों, 3H2 इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है। इसको संतुलित किया है समीकरण को, तो संतुलित करने के बाद ये समीकरण ऐसी होती है। उसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये 2F ये लोहा है, 2HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो फेरिक क्लोराइड बनाता है बच्चों, Fe2Cl2 और H2 निकल जाता है। ये इसी प्रकार। फिर छठा क्वेश्चन है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फिर भी इसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं होता। तो अपन ने चित्र 2.3 में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है ये चीज़ कि इनमें हाइड्रोजन है, किसमें, एल्कोहल और ग्लूकोज है, फिर भी ये अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं। ये जलीय विलयन में क्या नहीं करते, H+ आयन अपना मुक्त नहीं करते, और जो H+ आयन मुक्त नहीं करेगा, जो H+ आयन मुक्त नहीं करेगा वो अम्ल नहीं होगा बच्चों, जो है। तो ये जलीय विलयन में ना ये H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, चाहे तो एल्कोहल हो आपका और चाहे ग्लूकोज हो, इसलिए ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, क्योंकि, और जबकि वर्षा जल होता है, क्योंकि वर्षा जल में कई प्रकार के आयन होते हैं, वो H+ आयन मुक्त कर देते हैं, इसलिए जो विद्युत के चालक होते हैं। और शुद्ध आश्रित जल है वो H+ आयन मुक्त नहीं करता, इसलिए वर्षा जल का चालन नहीं होता, यानी वो आयन अभिव्यक्त नहीं होता। जल की अनुपस्थिति, 8वां प्रश्न, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, क्योंकि अम्ल का व्यवहार अम्लीय तभी होता है जब जल हो, वो जलीय विलयन में ही अम्ल H+ आयन और Cl- आयन में टूटते हैं, और जब तक वो H+ आयन में नहीं टूटेगा तब तक अम्ल है वो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए H+ आयन के रूप में अम्ल का टूटना जरूरी है बच्चों, और वो जल की उपस्थिति में ही टूटता है, क्योंकि विलयन जल ही होता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 में देखो कुछ की pH दे रखी है, 4, 1, 11, 7, 9। तो सबसे पता है बच्चों 7 है वो तो उदासीन है, तो उदासीन है कौन सा, 7 वाला। पर्पल क्षारीय है, यानी 7 से ऊपर वाला जो बहुत ऊपर है, तो 7 से 9 तो पास में ही है, 11 ज़्यादा ऊपर है, तो ये पर्पल क्षारीय हो जाएगा। पर्पल अम्लीय है, यानी जो 1, 2, 3 है वो पर्पल अम्लीय होते हैं, तो ये देखो ये एक पर्पल अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय यानी जो 6 के आसपास होगा, 6, 3, 4, 6, 4, 5, ये 4, ये दुर्बल अम्लीय है। और दुर्बल क्षारीय बच्चों कौन सा हो जाएगा, 9 वाला हो जाएगा। तो ये एक प्रश्न है जो इसमें दे रखा है आपको अच्छी तरह से। उसके बाद में 10वां प्रश्न दे रखा है, देखो परखनली A व B, A में मैग्नीशियम और B में भी मैग्नीशियम लिया है, इस एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है, 1, 2 B परखनली दे रखी है, इसमें कह रखा है दोनों में मैग्नीशियम है, एक में HCl मिलाते हैं, दूसरे में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, एक में HCl मिलाते हैं और दूसरी B परखनली में एसिटिक अम्ल मिलाइए।
दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, यानी इसकी मात्रता और इसकी मात्रा और सांद्रता दोनों बिल्कुल समान है। किस प्रणाली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी? प्रणाली ए में होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि HCl है वो प्रबल अम्ल है, किसकी बजाय? एसिटिक अम्ल की बजाय। और प्रबल अम्ल होने के कारण इसमें H+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे और H+ आयन ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन तेज गति से निकलेगी और हाइड्रोजन तेज गति से निकलने से बुदबुदाहट होंगे, तेज बुदबुदाहट होंगे। हाँ, वो बुदबुदाहट किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। जबकि ये अम्ल वो दुर्बल है तो इसमें हाइड्रोजन तेज गति से नहीं निकलेगी तो H+ आयन कम बनेंगे, इसलिए इसमें बुदबुदाहट भी कम होगा बच्चों। ये आपके 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, यानी ये ताज़ा दूध है वो थोड़ा सा क्या होता है बच्चों? अम्लीय होता है। दही बढ़ जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होता है? चूँकि दही बढ़ने की वजह से इसमें pH के मान में परिवर्तन हो जाता है कि थोड़ा सा ये और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। दही ज़्यादा खट्टा होता है तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है और pH मान कम हो जाएगा बच्चों। 6 से 5, 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। एक वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्योंकि बच्चों दूध होता है वो अम्लीय होता है, बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय होता है। तो ताज़ा दूध के pH के मान में 6 से बदल कर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? क्षारीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों क्षारीय? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है उसकी प्रकृति कौन सी होती है? क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और दूध में ये मिलाते ये बेकिंग सोडा, क्योंकि दूध तो एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि 6 के आसपास है, इसलिए बेकिंग सोडा मिलाते ही ये इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षार होता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि दही होता है बच्चों अम्लीय, इसलिए इस क्षार को पहले तो उदासीन होना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस क्षार को, जो क्षारीय अम्ल हो गया, उसको उदासीन होना पड़ेगा और उदासीन होकर फिर अम्लीय होगा। इसलिए इसमें ऐसे दूध जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है उससे दही बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो दही होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है और ये क्षारीय प्रकृति का हो गया। इसलिए पहले उदासीन होगा और फिर ये वापस अम्लीय प्रकृति का होगा। फिर ये अम्लीय प्रकृति होगा तो इसमें बच्चों थोड़ा सा वक्त लगेगा अम्लीय प्रकृति बनने में इसको। ये वजह है। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन में, क्योंकि जिस दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया वो दूध क्षारीय हो गया और उससे वापस अपन दही बना रहे हैं, यानी वापस इसको प्रबल अम्ल की ओर ले जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आधा रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपको ही पता है कि उसमें आधा H2O का जल होता है, वो तुरंत जल को सोख लेता है, इसलिए वायुमंडल में उपस्थित जल को सोख लेता है, इसलिए उसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि वो जिप्सम नहीं बने बच्चों। क्योंकि प्लास्टिक ऑफ पेरिस में तो आधा H2O होता है और वो जल वायु की और नमी को सोख लेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बना रही है, इसलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो बच्चों ये मैंने पहले आपको पढ़ाया कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखो दो उदाहरण है, HCl और NaOH। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलकर लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं बच्चों, ये जल रहा। उसी प्रकार दूसरा है नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर भी अमोनियम नाइट्रेट जो लवण है और जल H2O बनाते हैं। तो ये दो उदाहरण हो गए। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया करके लवण व जल बनाने की क्रिया को। धोने के सोडा, अभी अपन ने पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट और 10 H2O, ये धोने का सोडा होता है। बेकिंग सोडा अभी अपन ने पढ़ा था, NaHCO3 है। इनके सूत्र और दो प्रमुख उपयोग जो कि अपन बच्चों अभी पढ़ के आए। धन्यवाद बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ मिल सके। धन्यवाद। अब अगली बार अपन पढ़ेंगे 3य अध्याय का वीडियो। धन्यवाद बच्चों।